Hello, everyone, and welcome to our series of most important 500 topics for UPSC CSE Prelims 2025। तो देखिए, इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके जो करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 500 टॉपिक्स हैं, वो हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज हर दिन 5 टॉपिक कवर करके कोशिश करेंगे कि आपके 500 ऐसे टॉपिक्स हो जाए। एंड देखिए, अगर आप यूपीएससी में करंट अफेयर्स देखोगे तो ये जो टॉपिक्स है वेल क्यूरेटेड और फिल्टर्ड टॉपिक्स है, जो करंट अफेयर के बेसिस पे बेसिकली जो पास्ट क्वेश्चन आया उनके बेसिस पे देख के लिए गए। तो अगर आप ये 500 टॉपिक भी करके अच्छे से चले जाओगे, ट्रस्ट मी देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आपके जो है 20 क्वेश्चन के अराउंड तो आ ही जाएंगे। ओके, तो बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि ये अभी आप एक बार करो और इसके बाद आप जो है रिवाइज करो इनके नोट से, एंड वन टाइम टूवर्ड्स द एंड यू रिवाइज इट। सी, एंड दिस इज अ सप्लीमेंट्री इनिशिएटिव, ये सब्सटीट्यूट नहीं है। तो देखिए, नॉर्मली क्या हो रहा है कि अगर आप मान लो मैगजीन्स वगैरह अभी पढ़ रहे हो तो देन गो फॉर इट, बट अगर मान लो नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, मिस आउट हो जा रहा है, तो कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना तो बेटर है। या फिर अगर पढ़ रहे हो और अगर आपके पास स्पेयर टाइम होता है, बोर हो जाते हो, तो ये बस आधा घंटा से भी कम में जो है आप इंपॉर्टेंट हर दिन 5-5 करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके यू कैन रिवाइज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड कवर ऑल्सो सम न्यू टॉपिक्स हियर जो एग्जाम रिलेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड आज हम करेंगे इकोनॉमी के लिए जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, राइट। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स एट प्रेपाइज। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, तो फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट। सी, ये एक रिपोर्ट है, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स, वर्किंग पेपर बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। ठीक है, तो इसने एक वर्किंग पेपर निकाला, इसमें देखा है कि हाउ स्टेट्स आर परफॉर्मिंग नाउ, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं स्टेट्स, उसके लिए 2 पैरामीटर्स यूज किए गए। एक तो पर कैपिटा इनकम के क्या पैटर्न्स है, और यहाँ पे ये फिगर आउट किया जो वेस्टर्न और साउदर्न रीजन्स हैं, राइट, जैसे महाराष्ट्र हो गया, साउदर्न में जो है आपका तेलंगाना कर्नाटका हो गया, राइट, और वेस्टर्न में आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा पंजाब हो गया। सी, दे हैव हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इनकी जनरली हायर एंड पे है। एंड फर्दर अगर आप देखो दिल्ली की बात करते हो तो जो नेशनल एवरेज है उसका 2.5 टाइम्स ज़्यादा है दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, बट प्रॉब्लम एरियाज कौन से हैं? प्रॉब्लम एरियाज या जिन स्टेट्स, नॉट प्रॉब्लम एरियाज, इनफैक्ट वी शुड से कि जो कंसर्न वाले स्टेट जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो है फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न रीजन। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल की बात करें तो इस यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, एक टाइम था जब इसकी जो नेशनल इनकम थी इट वाज 127 टाइम्स द नेशनल इनकम। ठीक है, अब 80 मतलब कम है, इट्स बिलो द नेशनल एवरेज। ठीक है, बिहार कंटिन्यूज टू लैग सिग्निफिकेंटली बिहाइंड अदर स्टेट्स। तो ये तो पर कैपिटा इनकम के टर्म्स पे। दूसरा है जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में कि जो है इंडिया के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन। तो साउदर्न स्टेट्स डोमिनेट करते हैं, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। These 5 states contribute over 30% of India's GDP. वेस्ट बंगाल जो एक टाइम पे 10% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता था, आज बस 5.6% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एंड ज़्यादातर स्टेट जो कोस्टल बॉर्डर्स पे उनको एडवांटेज है, राइट, एंड दे आउट परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन जीडीपी। ठीक है, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ और फाइंडिंग्स अगर देखें तो पंजाब और हरियाणा का कंपैरिजन एज एन की स्टडी लिया गया था। तो पंजाब का जो है यू नो नेशनल देयर वाज डिक्लाइन इन इट्स व्हाट यू कुड से पर कैपिटा इनकम, जबकि हरियाणा में इंक्रीज हुआ है। और द रीजन इज बीइंग सेड कि यहाँ पे जो है फोकस बिकॉज एग्रीकल्चर पे रहा, तो इसी के कारण जो है दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट नहीं आ पाए, राइट, क्योंकि इनिशियली ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सबसे मैक्सिमम बेनिफिट पंजाब को रहा, बट क्योंकि अभी वहां से शिफ्ट नहीं कर पाया टू अदर सेक्टर, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम जो है अब सबसे कम ही रहती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में इनकम ज़्यादा नहीं होती, तो इसीलिए जो है इनकी पर कैपिटा इनकम कम है। और दिस इज समथिंग नोन एज डच डिजीज, राइट, डच डिजीज। यानी बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि नेचुरल रिसोर्सेज पे ओवर डिपेंडेंसी इज लीडिंग टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उड़ीसा का अगर इंप्रूवमेंट आप देखो तो it has improved significantly 55.8% to 88.5%. So Odisha has improved significantly. So again, these are some of the key findings of this report. Okay. Now, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, this is one of the
लैंडमार्क फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जो 2014 में लॉन्च की गई थी, अगस्त 2014 में, और अगस्त जो है 2024 में इसको 10 ईयर्स हो गए, ठीक है। सो देर इज वन डिकेड, 10 ईयर्स, तो 10 साल हो गए, तो डेफिनेटली ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये स्कीम में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, राइट, व्हाट इज इट्स अचीवमेंट्स एंड इम्पैक्ट्स। तो सबसे पहली चीज तो मेन एम इसका क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। कब, अगस्त 2014 को लॉन्च की। शुरुआत में जो ये स्कीम थी, इसका टारगेट था कि पहले तो हमें हर हाउस होल्ड में एक पर्सन का तो अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए हर हाउस होल्ड में। बाद में ये शिफ्ट हो गया हर एवरी अनबैंक्ड अडल्ट, यानी अगर 18 से ऊपर कोई भी है उसका एक अकाउंट होना चाहिए। और उसी के लिए फोकस इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स थे। बैंकिंग दी अनबैंक्ड, मतलब जिन लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं, उनको बैंक अकाउंट खुलवाया जाए। और उसके लिए केवाईसी नॉर्म्स वगैरह, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाना पहले बहुत हैसल था, उसको सिंप्लीफाई किया जाए और इजी किया जाए, और जो रिक्वायरमेंट्स उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो जो रिड्यूस की जाए, ठीक है। सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, तो बहुत सारे लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ये पेंशन, ये सब नहीं था, तो इसमें जो है उनको सिक्योर किया गया। फॉर एग्जांपल हर किसी को जो भी इसके अंदर अकाउंट खुलवाया उनको रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, जिसमें 2 लाख रुपीज़ के एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। अटल पेंशन योजना को इसके थ्रू, जनधन अकाउंट्स के थ्रू इंटीग्रेट किया गया है। उसी टाइम पे स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना भी लाया गया था, जन जीवन बीमा योजना भी लाया गया था। तो इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी जो सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, राइट, वो इसके अंदर इसके थ्रू जो है डिलीवर किए गए, राइट। सो सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनको ये सारे सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस दिए गए। फंडिंग दी अंडर फंडेड, अनफंडेड, यानी जिनको पैसा जो है क्रेडिट वगैरह एक्सेस नहीं है, तो इसके अंदर वो भी फोकस था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाए, माइक्रो पेंशन या फिर जो है माइक्रो क्रेडिट जो है उनको दिया जाए। अगेन ये सब चीजें डिलीवर कैसे होगी, थ्रू दी जनधन अकाउंट्स, ठीक है, दैट इज इट। तो की बेनिफिट्स क्या थे, मतलब बेसिकली की बेनिफिट्स या प्रोविजंस बोल सकते हो। तो पीपल कुड हैव ओपनड बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, जिसमें कोई मिनिमम, अदरवाइज आप बैंक में एक नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो, इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन वन कुड ओपन स्मॉल अकाउंट और छोटा खाता, ठीक है, जिसमें कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, बट एक क्या है लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन ये है कि सिर्फ 12 मंथ्स के लिए होगा। अगर उससे बियॉन्ड एक्सटेंड करना है तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है। फ्री में रुपए डेबिट कार्ड, अदरवाइज डेबिट कार्ड भी नॉर्मल अकाउंट में लेते हो तो उसके चार्जेस लगते हैं, बट हियर इट इज गिवन फ्री। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब लोन मिलेगा। अगर जो आपका अकाउंट है जनधन अकाउंट, अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत है 10,000 अप टू 10,000 जो है उनको लोन मिल सकता है। और जो रिमोट एरिया जहाँ बैंक्स वगैरह नहीं है, वहाँ पे कैसे पहुंचा जाएगा, थ्रू बैंकिंग करस्पॉन्डेंट और बैंक मित्स इन रिमोट एरिया जो है रीच किया जाएगा, और ये जनधन अकाउंट उनके खुलवाए जाएंगे, उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। एंड बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, जो लोन्स के लिए है, ये सारी स्कीम्स इसके थ्रू डिलीवर की जाएगी, ठीक है। हर एक उसका क्या की प्रोविजंस है यहाँ पे आपको मेंशनड है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट है, एक चीज याद रखना, इसमें एक लिमिटेशन थी, 4 कैश विड्रॉल ही कर सकते थे, ठीक है। बाकी सब कुछ पेपर वर्क, केवाईसी सब कुछ रिलैक्स था, कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं थे, ठीक है। बट सारा ब्रांच एक्सेस वगैरह सब कुछ मिला। स्मॉल या छोटा खाता जिसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 12 महीने के लिए वैलिड है, बाद में अगर आप प्रूफ दे दोगे तो 12 महीने एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। रुपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट फैसिलिटी, जहाँ ओवरड्राफ्ट का हमने बात किया था, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, राइट, तो ये रूरल एरियाज में जाके बैंकिंग सर्विसेज देंगे, जैसे अकाउंट ओपन करना, डिपॉजिट्स करना, विड्रॉल करना, ये सब चीज़, ठीक है। और इन सारी स्कीम्स के साथ जनधन अकाउंट्स को इंटीग्रेट किया है। सबसे फेमसली हम जानते हैं जैम डीबीटी। जैम डीबीटी अगर आपने सुना हो, जनधन आधार मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, जिसके थ्रू डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में बहुत सारे जो बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी या दूसरी स्कीम्स के बेनिफिट है, वो लोगों के अकाउंट्स में डिलीवर किए जा रहे हैं, ठीक है। अचीवमेंट तो एक तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टैंड आउट करता है वो है फीमेल बेनिफिशियरी। तो इट हैज लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, 55% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर फीमेल, ठीक है। और इट हैज़ लेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये रिमोट एरियाज में जाते हैं, लोन फैसिलिटी ये सब मिलती है, उससे वो लोग अपना खुद का कुछ ना कुछ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी और डिजिटल इंटीग्रेशन, यानी बिकॉज ऑफ दिस देयर इज लेस डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल लेंडर, ठीक है। और डिजिटल इंटीग्रेशन, सो नाउ लॉट ऑफ आर गोइंग फॉर ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजेक्शन।
फिर वाधवान पोर्ट, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे 24 में डोनियोपोलो एयर जो है एयरपोर्ट का आया था, तो वाधवान पोर्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव न्यूज़ में आता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था कि इसका फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन पालघर महाराष्ट्र। अब इसके बारे में आपको ये जानना है, इट्स वन ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट। डीप ड्राफ्ट मतलब बहुत गहरा पोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे सी बेसिकली इट हैज़ लॉट ऑफ डेप्थ। फायदा क्या होता है कि बहुत जो बड़ी बड़ी कंटेनर शिप्स हैं ना, उनको अगर डॉक करना है किसी भी पोर्ट पे, उनको बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ चाहिए होती है वाटर की, राइट। और इंडिया में बहुत कम पोर्ट्स ऐसे हैं जिनका डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स है, राइट। तो बड़ी कंटेनर शिप्स इंडिया में आ ही नहीं सकती, इसके कारण क्या करना पड़ता है, ट्रांसशिपमेंट, कि वो शिप किसी दूसरे बड़े जैसे कोलंबो वाला पोर्ट या सिंगापुर पे जाती हैं, फिर वहां पे अपना सामान उतारती है, फिर वहां से छोटी शिप में सामान लेके आया जाता है। तो इससे आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा जो है कॉस्ट बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो इसलिए हमें डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स चाहिए, और ये वाधवान इट इज़ वन ऑफ दोज पोर्ट्स। प्लस महाराष्ट्र में ये थर्ड मेजर जो है पोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। एक JNPT, एक मुंबई पोर्ट है, और एक ये, राइट। और क्यों बनाया, क्योंकि JNPT इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, ठीक है। तो इट वुड बी 13th मेजर पोर्ट इन द कंट्री, ठीक है। इट वुड बी 13th मेजर पोर्ट इन द कंट्री, लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट, right, and it would help country increase its container trade capacity by twice, डबल कर देगी, ठीक है, कि जितने कंटेनर्स अभी हैंडल कर सकती है उसके ट्वाइस जो है हैंडल कर पाएगी, ठीक है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, धानु रीजन पालघर, नियर धानु रीजन पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ऑन द अरेबियन सी, ठीक है। एंड अगेन सी ये बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड क्यों है, क्योंकि एक मेजर इंटरनेशनल हब है जहाँ पे लोकेटेड है, वो दैट बिकम्स अ मेजर इंटरनेशनल हब फॉर ट्रेड। तो अगर ये वहाँ पे डेवलप करते हैं तो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ मेजर पोर्ट एंड मेजर इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट, ठीक है। एंड इट वुड हैव डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, ट्रांजिट टाइम एंड कॉस्ट जो मैंने बताया, ट्रांसशिपमेंट की जरूरत कम हो जाएगी, प्लस इट वुड हैव स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। साथ में इट वुड ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, sustainable development, and it would make, you know, place India in the position of a global trade hub। तो ये वाधवान पोर्ट है और ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये मैप पे आप देख सकते हो। तो ये मुंबई सबर्बन, ये यहाँ पे आपका पोर्ट है, ठीक है, दैट इज देयर। और महाराष्ट्र हैज टू मेजर पोर्ट्स, मुंबई एंड JNPT, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है, दैट दे आर कंस्ट्रेंड इन इवैक्यूएशन ऑफ कार्गो फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सिटी अराउंड इट, ठीक है। तो वहाँ पे उसके अराउंड एक तो वैसे ही बर्डन है, प्लस इन पोर्ट्स के अराउंड सिटी डेवलप होगी तो बहुत रैपिडली यहाँ से जो है कि बीच से रेलवे लाइन वगैरह कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, तो इसीलिए सिटी से दूर बनाया जा रहा है, ठीक, दैट इज ठीक है। एंड लिमिटेड डेप्थ इन विच हार्बर ओनली स्मॉल शिप्स, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वाधवन पोर्ट बनाया जा रहा है, प्लस लोकेशन इज ऑल्सो स्ट्रेटजिक, ठीक है। ये आपके रेफरेंस के लिए 13 पोर्ट्स जो हैं, 12 पोर्ट्स जो बाकी बचे हैं और क्या फीचर्स हैं इनके, राइट। तो दैट इज देयर। तो ये आपको PDF मिल जाएगा अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। नेक्स्ट इज भास्कर इनिशिएटिव, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। तो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इट विल एक्ट एज अ रजिस्ट्री फॉर ऑल दी स्टार्टअप्स। तो सारे यू नो इट वुड बी लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर, जो भी इन्वेस्टर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, सब एक जगह आएंगे, ठीक है। तो इट वुड हेल्प इन नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेटिंग, राइट, बिटवीन मल्टीपल, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे, तो दे कैन नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। इट वुड प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड, कि इसी पोर्टल के थ्रू स्टार्टअप्स को बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। हर स्टार्टअप की एक पर्सनलाइज्ड आइडेंटिटी होगी, तो यूनिक भास्कर ID होगी, ठीक है, हर स्टार्टअप की, ठीक है। एंड पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन, तो उनको जो चीज़ें चाहिए दैट वुड बी पर्सनलाइज्ड। डिस्कवरेबिलिटी, स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स कैन डिस्कवर, ठीक है। सर्च फीचर, यूजर कैन रिसोर्सेज, कोलैबोरेटर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो एक ही चीज पे जब सब कुछ होगा तो थ्रू वेरी इजीली वन कुड थ्रू दिस पोर्टल डिस्कवर वट एवर, स्टार्टअप को जो चाहिए वो डिस्कवर कर सकता है, इन्वेस्टर को चाहिए वो डिस्कवर कर सकता है। स्टार्टअप को मान लो कोई गवर्नमेंट परमिशन चाहिए तो इस पोर्टल पे करेगा कि मेरे को ये बिजनेस के लिए परमिशन कहाँ कहाँ से मिलेगी, वो डिस्कवर करके उनसे कोलैबोरेट और उनसे इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड इट वुड मेक इंडियाज ग्लोबल ब्रांड, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग इंडियाज ग्लोबल रेपुटेशन एज हब फॉर इनोवेशन क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। तो बेसिकली ओवरऑल इंडिया के स्टार्टअप सिस्टम को बूस्ट देने के लिए, एंड दिस इज बीइंग लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड दिस इज अंडर योर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर। एंड लास्ट इज योर फाइनेंशियलाइजेशन।
तो ये टर्म बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने यूज़ किया गया है। एंड हमें पता है टर्म्स अगर इन न्यूज़ होती हैं, स्पेशली इकोनॉमिक टर्म्स इन न्यूज़ जो होती हैं वो पूछ ली जाती है कॉन्सेप्चुअली। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियलाइजेशन और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या। तो व्हाट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेड कि इंडिया में ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है। फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब कि इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल मार्केट से या फाइनेंशियल सेक्टर है, इट हैज स्टार्टेड डोमिनेटिंग कंपेयर टू दी रियल सेक्टर। ठीक है, तो दैट इज तो फाइनेंशियल मार्केट्स इनका डोमिनेंस हो गया, डिसीजंस फाइनेंशियल उसके थ्रू लिए जा रहे हैं। नाउ व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम, राइट? so it refers to dominance of financial market institutions and assets over economy. ठीक है, that is financialization and what it means is कि लोग अब क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर अब धीरे धीरे आप देख रहे हो लोग गोल्ड इसकी जगह स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रिस्क क्या है, अभी आपने देखा जैसे स्टॉक मार्केट कोलैप्स होते हैं तो लोगों की बहुत सारी सेविंग जाती है म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क इज देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। मार्केट एक्सपेंशन, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स हैव सिग्निफिकेंटली ग्रोन, रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बढ़ गए, देयर इज 151.4 मिलियन डीमैट अकाउंट्स, तो देयर इज लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। डिजिटलाइजेशन एंड रिटेल एक्टिविटी, तो ईजियर नाउ टेकिंग लोन या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करना, इट हैज़ बिकम मच ईजियर। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है आप मोबाइल से कर सकते हो। बट रिस्क क्या है, डेट, इंक्रीजिंग डेट, इनइक्वालिटी, राइट? एंड हो सकता है कि एक फाइनेंशियल बबल क्रिएट हो जाए, रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही जितना फाइनेंशियल उसमें जो है स्पेकुलेशन, इस सब के कारण एक बबल क्रिएट होगा और विच कैन कोलैप्स। तो इसको हमें क्या करना है, व्हाइल दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज, बट रिस्क को मिटिगेट करना है थ्रू प्रॉपर रेगुलेशन। ठीक है, दैट इज इट। So these were the important topics. Now if you need the PDF for the same, ये आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन गेट द PDF. बाकी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड सी इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, डू गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स एंड डू लाइक एंड शेयर। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज एक तो ये इनिशिएटिव है प्रीलिम्स 25 के लिए, और एक दूसरा इनिशिएटिव हमारा है जो है डेली, जो आपका प्री श्योर इनिशिएटिव है, जहाँ आपको डेली 15 क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन कवर होता है और यहाँ से आपका करंट अफेयर्स पोर्शन कवर होता है। ठीक है, और ये दोनों ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आधे घंटे के अराउंड में आपके हो जाते हैं। Okay, very much. Thank you and see you again next time.